तो सुनील भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई। जी, वंदे मातरम भाई साहब। जी वंदे मातरम। हाँ। तो हमारे भारत जागो अभियान पे आप पहली बार आए हो, तो आप अपना थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय और उसके बाद आगे की रणनीति क्या है उसके ऊपर सबसे ज्यादा विचार करने वाली बात थी। तो ऊपर वही आवाज बताने के लिए सिर्फ ये जो है करा गया है। मीटिंग सभी लोगों की बुलाई गई थी, तो आज भी करेंगे और फिर इंडिविजुअल भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आज तो ठीक है। प्रश्नोत्तरी भी हो सकती है। साहिल भाई आदेश हो तो बात करूं 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल सुनील भाई, आप कंटिन्यू कीजिए। और कल जो अपना वो था ना, 10 तारीख को इन्होंने टीके ठोकने शुरू कर दिए हैं। तो ये जगी हुई जनता है। देखो एक्शन कितना लेते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन ये सब लोग जागृत हैं, इनको पता है। और अपने ग्रुप का नाम भी भारत मैं जागो अभियान है। सभी से एक निवेदन करूंगा, जो भाई अभी सुनने का समय है जिनका, वो एक बार म्यूट कर ले। और जैसे ही बोलने का समय आएगा तो फिर सभी बाकी म्यूट कर लेंगे और एक जन बोल पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे मैं ना ज्यादा लंबी चर्चा तो आप सबकी नहीं सुन पाया। अच्छी चर्चा चल रही थी। कोई भाई, एक भाई है जो कह रहे थे कि मॉडल सेट करना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट पे अच्छा काम हो सकता है। और दूसरे भाई थे वो ये कह रहे थे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट पे काम तो तब होगा जब बच पाएंगे। और वो दोनों का एक छोटा सा विरोधाभास मुझे महसूस हुआ। देखिए, मेरा अपना एक विचार है और वो विचार ये है कि कभी भी जब भी कोई भी कार्य करते हैं ना, मान के चले कि हमारे पास 2 कार्य है या 4 कार्य है या 5 कार्य है, एक से ज्यादा कार्य है, तो उसमें एक मेन बात ये निकल के आती है कि भाई आपकी प्रायोरिटी में कौन सा काम पहले है। जब जब आप प्रायोरिटी में काम को करना शुरू करेंगे तो एक सेग्रीगेट कर पाएंगे, एक छंटनी कर पाएंगे कि भाई 5 काम है, 5 कामों में से सबसे मुख्य कौन सा है वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूसरा जो सबसे मुख्य है, और ऐसे करते करते एक श्रेणी बन जाएगी कि सबसे पहले कौन सा और सबसे लास्ट में कौन सा, वो श्रेणीगत आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम जितने साथी हैं, लगभग लगभग 30 40 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सारे साथी इस अंतरराष्ट्रीय खेल को समझने वाले हैं और समझ भी चुके हैं, बहुत गहराई से समझ चुके हैं। कुछ साथी होंगे जिनको किसी एक विषय पे डीप नॉलेज नहीं होगी, बाकी विषय पे डीप नॉलेज होगी, लेकिन बहुत गहराई से ये समझने की बात है। वैसे मैं माफी चाहूंगा, मैंने परिचय नहीं दिया अपना। मेरा नाम सुनील शर्मा है, करनाल हरियाणा से। और 12 साल से मैं जहर मुक्त खेती पे काम कर रहा हूँ। और एक मोटिवेशन का काम खुद करना, ये दोनों काम है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हुए उस पर भी काम कर रहे हैं। जनता सरकार मोर्चा हो या भारत जागो अभियान हो, ये एक ही है, हम मिलके काम कर रहे हैं। तो इसी पे मैं जो चर्चा कर रहा था, बीच में बात करनी शुरू कर दी कि प्रायोरिटी को सबसे पहले रखेंगे। जिसको लगता है कि भाई ये जिसमें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, उसको बाद में रखेंगे। केवल ये एक काम है। अब मैं, दो भाई जो चर्चा कर रहे थे जिनका आपस में ये था कि प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, या टीकाकरण हो गया उसको नहीं हटाएंगे तो क्या हटाएंगे, उसमें भी मैं उन दोनों बातों को, दोनों को ही प्रायोरिटी में लेते हुए उनमें भी एक अंतर पे बात करूंगा। बस 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सभी भाइयों को सुनेंगे, जो भी बहनें हैं वो सब सुनेंगी भी। मैं प्रोजेक्ट करूंगा किसके लिए? मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने आजीविका के लिए, मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने बच्चों के लिए, मैं प्रोजेक्ट करूंगा अपने भविष्य के लिए, माता पिता के लिए, अपने अगले जीवन के लिए। यानी मेरी जितनी भी योजनाएं होंगी, मेरी जितनी भी प्लानिंग्स होंगी, वो सारी की सारी भविष्य को लेके होंगी। चाहे वो पैसा कमाने की बात हो, चाहे भाई वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की और उनके कैरियर बनाने की बात हो, वो सारी बातें भविष्य की होंगी। और भविष्य में तब होंगी जब मेरा शरीर स्वस्थ है।
कोई दो राय नहीं है, हर प्रोजेक्ट की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, करेंसी की जरूरत है, वो समय अनुसार श्रेणीगत है। लेकिन इन दोनों में हमें अंतर ये करना होगा कि पहले नंबर पे क्या, पहले नंबर पे एक रोजगार है, अपनी जान है, यानी अपना जीवन है। एक रोजगार और अपने जीवन। भाई जिनके ये म्यूट नहीं है ना, एक बार म्यूट कर लो, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रही है स्क्रीन। एक बार म्यूट कर लो प्लीज। म्यूट है निवेदन सुनील है। भाई, सबका म्यूट कर रखा है। रणवीर भाई एक बार म्यूट करिए। रणवीर भाई का म्यूट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो पहले नंबर पे जीवन है, दूसरे नंबर पे आजीविका है। ये मेरी प्रायोरिटी का अपना तरीका है। अगर मेरे पास शरीर बीमार है और एक तरफ रोजगार है, तो मेरे लिए शरीर पहले नंबर पे है। जैसे ही मैं स्वस्थ रहूंगा तो रोजगार की बात आएगी, बीवी बच्चों की बात आएगी, माता पिता को देखने की बात आएगी, फिर आगे लग्जरी जीने की बात आएगी। लेकिन पहले नंबर पे जीवन है। अब अगर बात करें, जो ये हेल्थ, मेडिकल हेल्थ जो एक्ट आ रहा है, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो विरोध करेगा उसको धक्के से ठोका जाएगा। और परिणाम क्या है बूटी के, ये सबको पता है। यानी जितना भी ये खेल हो रहा है, इस सब के मूल में केवल बूटी है कि लोगों को ठोकना ही ठोकना है। ये आम जनमानस के लिए है, और जिनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझ आ गया है, उनको ये पता है कि इसका बूटी को ठोकने के साथ साथ में मेन एजेंडा डीपॉपुलेशन है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब रोजगार में और जीवन के दोनों को अंतर करने में जो पहला नंबर आता है, वो जीवन बचाने का आता है। ये मेरा विचार है। रोजगार दूसरे नंबर पे आएगा। तो पहले अब जो ये हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है, जैसे साहिल भाई से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी, कि साहिल भाई पहला नंबर तो अपनी बली का आ गया अगर समाज नहीं जगा तो साहिल भाई इसमें बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हैं कि सुनील भाई अगर हम समाज को जगा पाए तो कुछ कर पाएंगे, नहीं जगा पाए तो पहला नंबर अपना, आराम से पहले जाएंगे और आराम से काम करेंगे। अब उस पहली श्रेणी में 50 लोग होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो होंगे, या कितने साथी होंगे वो समय बताएगा। लेकिन बात ये है, अभी जो समय है वो समय प्रायोरिटी में पहले नंबर पे जो ये एक्ट आ रहा है, मेडिकल हेल्थ एक्ट, इस पे ज्यादा से ज्यादा साथियों को सरल भाषा में समझा के कि भाई अगर ये कानून आ जाता है तो आपको टीका जबरदस्ती लगेगा, अगर आपने विरोध नहीं किया तो टीका लगा के मारे जाओगे, अगर टीके का विरोध कर दिया तो जेल में भी जाना पड़ेगा, वहां पे जबरदस्ती टीका भी ठोका जाएगा। और एक और बात, बिना किसी जानकारी के कहां आपको फेंकेंगे, किस जेल में फेंकेंगे, क्या आपके साथ करेंगे, कोई जानकारी लेने का आपके पास कानून, वैसे तो कानून ये फ्रॉड ही था, शुरू से ही फ्रॉड सिस्टम है ये। तो अभी जो कानून नाम की बीमारी है, अब वो आपको पूरी तरह छीन लेगी। अंकुर भाई कितनी मिनट और है मेरे लिए? भाई साहब कोई मिनट की लिमिट नहीं है, इत्मीनान से आप बताओ, कोई लिमिट नहीं है। ना ना आज 10 मिनट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि सबने अपनी बात कल कर दी थी। अच्छे से कंटिन्यू करो, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। आप हाँ, तो आप पूरी बात बताओ विस्तार रूप से, क्योंकि ये जो सेशन है सिर्फ आप 2 लोगों के लिए था, और भी कोई कंटिन्यू करना चाहेगा तो बीच में थोड़ा सा बता देगा। हमारे जो लोग हैं वो 12 बजे तक, 2 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, कभी तक भी सुनते हैं, अगर काम की बात होती है तो निश्चिंत रहो, आप ऐसे ही मिलेंगे आपको बैठे हुए सबके साथ। बहुत कमाल। और नहीं, बहुत जैसे जैसे बढ़िया। ये चलिए, बढ़ती मैं चली ज्यादा जाएगी ना, समय आप देखना ये संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, 50 से 100 भी हो जाएंगे, हो सकता है। जी जी, कंटिन्यू करो। चलिए चलिए, ठीक है। तो मतलब मेरा तो देखो, मैं पिछले जो मेरा अनुभव है ना, लगभग सामाजिक काम में लगभग 10 से 12 साल का, वो एक है कि जितने साथी है ना, एक बात बहुत मतलब गंभीरता से, बहुत प्यार से और तन्मयता से समझना भाई। जितने भी साथी हैं इतने प्यार से समझना कि जो अंदर में कोई अहम अहम नाम की जो चीज होती है ना, अहंकार नाम की, वो खत्म हो जाए, इस तरीके से समझ लेना। जितने भी साथी यहां जुड़े हैं ये हीरे हैं समाज के।
मिलेगा नहीं कोई भाई ढूंढने से भी ऐसा भाई ऐसी बहन जो यहाँ पे इस खेल पे आपके साथ है। जब जब ये साथी आपके साथ होंगे, जब जब ये भाई बहन हम सब एक साथ होंगे, तो हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, हमारा कोई अस्तित्व है। लेकिन मैंने कोई बात कही, उस पे किसी ने विरोधाभास जताया और मुझे गुस्सा आया, तो वो किसी काम का नहीं होगा और वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैंने सामाजिक काम करने वाले लोगों को बहुत गहराई से समझा है, जो अपना सम्मान पे ठेस है ना, उसको सिर पे रखते हैं सबसे ऊपर। थोड़ी सी किसी ने सवाल का जवाब दे दिया या सवाल पे काउंटर सवाल कर दिया तो गुस्सा आ जाता है। उस चीज को आप छोड़ दीजिए। गुस्से नाम की जो जगह है वो हमारे लिए नहीं है। काउंटर सवाल पे आवेश में आ जाना वो हमारे लिए नहीं है। बुरा मानना हमारे लिए नहीं है। कितना भी कड़वा सवाल हमारे बीच में आए, कितना भी कड़वा, उसका आराम से हाथ जोड़ के उसका स्वागत करिए, ताकि उस कड़वे सवाल के लिए आप भविष्य में तैयार हो सको कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैंने बहुत समय देखा है कि कोई भाई बोल रहा है और सामाजिक काम करते करते ना एक स्थिति बनती है भाई। वो स्थिति क्या है कि एक आदमी को 20 साल हो गए काम करते करते। मान लिया मेरे को खेती में काम करते करते समय हो गया। एक कोई साथी है, उसको कानून पे, जैसे साहिल भाई है, तो कानून पे काम करते करते समय बहुत हो गया, उनको अपना नॉलेज है। कोई शिक्षा पे काम कर रहा है, उसको अपना नॉलेज है। कोई भाई आयुर्वेद पे काम कर रहा है, कोई लघु उद्योग पे काम कर रहा है। कैसे भी करके हजारों तरह के विभाग हैं जिन पे कोई भी साथी काम कर रहा है, और वो जो अनुभव है अपना अपना, उसमें वो पारंगत है। तो अब क्या होता है, जब भी कोई मीटिंग होती है, उनको जब बोलने का मौका मिलता है, उनको लगता है कि अभी कुछ ही देर में मैं सारा का सारा अनुभव उड़ेल दूं, सब कुछ अभी डाल दूं। 10 मिनट मिली है तो 10 मिनट की बजाय उनको लगेगा कि 1 घंटा बोल दूं। 1 घंटा मिला तो सोचा कि सारा दिन मैं ही बोल लूं। ये परिस्थिति समाज में काम करने वाले बहुत साथियों की हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैंने अपने 12 साल के अनुभव में देखा है। सामाजिक काम करने वाले जितने साथी हैं, उनमें एक और समस्या निकल के आती है, वो ये है कि जिसको माइक मिल गया या मंच मिल गया, वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। एक बात। दूसरा, उसने सुनने की आदत पाली नहीं होती, वो केवल बोलने की आदत पाल लेता है, और वो बहुत भयानक समस्या है। अभी क्या होगा, जब एक आदमी लंबे समय तक बोलता जाएगा, तो वो क्या सोचेगा कि सब कुछ मेरी तरीके से और मैं जो बोल रहा हूं वही हो और लोग मान ले। ऐसा कभी नहीं होता भाई। मुझे जितनी जानकारी है मैंने लोगों को डिलीवर कर दी। अगर सामने वाले को लगा कि भाई इसमें कहीं कमी थी, तो वो मना करेगा और सवाल उठाएगा ही उठाएगा। अगर सवाल उठता तो मुझे गुस्सा आएगा, तो वो पूरी तरह नकारात्मक विचार है। मुझे गुस्सा आएगा, वो गलत है, और वो गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप कहीं बोल रहे हो, तो आप जब भी बोलते हो, आपको ऑडियंस का ये पूरी तरह समझ आना चाहिए कि सामने जो सभा बैठी है, सामने जो लोग बैठे हैं, वो किस स्तर का विचार सुनना पसंद करेंगे या उनको किस स्तर का विचार समझ आएगा। सबसे बड़ी बात है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अनपढ़ बैठ गया, हमने समझा दिया, भाई उसको कुछ नहीं समझ आने वाला। और कोई बैठा है बहुत ज्यादा समझदार, सबसे जो सब कुछ पता है, हमने उसको जीरो से समझाना शुरू कर दिया, तो वो भी ऐसा सोचेगा कि यार अजीब बेवकूफ है, मेरे काम की तो बात है ही नहीं। जो मुझे पहले से पता है वो अगर ये बताएगा तो फिर फायदा क्या हुआ चर्चा का। यानी अपना जो अनुभव है 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, जिसके पास जितना अनुभव है और जिस भी फील्ड का है, वो समय, परिस्थिति और सभा में बैठे लोगों के हिसाब से बात करना शुरू करे। मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूं, जैसे अंकुर भाई थे और डॉक्टर तरुण कोठारी जी थे, साहिल जी थे, बहन जी थी, मेघा बहन है शायद, मेघा बहन जी थी, और वो अपनी रेनू बहन थी। जब हम उत्तर प्रदेश में गए थे,
वहां पे परिस्थिति, वहां के जो मतलब आर्य समाज के प्रांगण में उस परिस्थिति गड़बड़ हो गई थी। और मतलब मेरा कहने का ये है कि जब हमने वहां पे चर्चा करी ना, तीनों ने, साहिल भाई ने, थोड़ा मैं बोल रहा था, थोड़ा डॉक्टर तरुण कोठारी जी बोल रहे थे, इतनी शानदार मीटिंग रही कि भाई शाम तक जब हमने प्रोग्राम खत्म किया तो वहां पे बहुत अच्छी स्थिति थी। वो इसलिए हो पाई कि ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस को क्या समझ आता है, हमें हमें मतलब कौन, जो समाज में काम करने वाले साथी हैं, जिनको दर्द है काम करने का, समाज में जिनको पीड़ा है कि भाई वो समस्या को समझ चुके हैं, बड़ी समस्या को समझ चुके हैं, तो वो साथी सामने बैठी ऑडियंस के बुद्धि के हिसाब से, ऑडियंस की बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से, कि वो कितना देर सुन पाएंगे, कितनी देर आपको झेल पाएंगे। मैं तो यही कहता हूं कि मुझे कितना देर झेल पाता है कोई, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये दोनों तीनों बातें हैं, इनको समझना इतना जरूरी है कि समाज को जगा तो बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जागना होगा, हमारे जैसे साथियों को जागना होगा कि हमें जिसको बताना है वो समझना कितना चाहता है और उसकी योग्यता कितनी है समझने की। मेन बात जो मुझे दो बातें समझ आई हैं, या मुझे सब भाइयों को बहनों को बतानी थी, ये दो ही बातें हैं कि हमारा स्टैंडर्ड हमें पता होना चाहिए कि हमारा अनुभव में से हमें छांट के क्या बताना है। दूसरा, हमारी ऑडियंस क्या चाहती है, हमें उसी तरीके से उनके लेवल पे जाके बात करनी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, सबके घरों में बेटे बेटियां हैं, बच्चे हैं, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जितना भी है, छोटे बच्चे हैं। हम क्या करते हैं, बच्चा जिद करता है, हम उसको पहले तो डांटते हैं, फिर भी नहीं मानता, फिर डांटते हैं, फिर भी वो बच्चा नहीं मानता तो पीटते हैं, तब की फिर भी नहीं मानता वो। समस्या ये है, हम ये सोचते हैं कि जो ये बच्चा है, ये 2 साल के बच्चे की बुद्धि, मेरी उम्र अगर 30 साल है तो उसकी बुद्धि 30 साल की बुद्धि के स्तर पे आके सोचे और वो मान जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जबकि होना यह है कि 30 साल की बुद्धि को 2 साल की बुद्धि के स्तर पे जाके सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है। और यही स्थिति है किसी भी तरीके से, किसी भी उम्र में, किसी भी विधा के ज्ञानी को अगर समझाना है तो आपको उसके स्तर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो नहीं मानेगा, आपको सिरे से नकार देगा। क्या पता यही कह दे, तेरे को क्या पता, तेरे को खाक नहीं पता। अब आप चाहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मास्टर हो समझने वाले, लेकिन आपको बोल दिया तेरे को खाक नहीं पता, बकवास कर रहा है। तो इसीलिए दो बातें जो मेन थी, इन्हीं दो बातों पे जो मेरा फोकस है वो ये है कि हम अपने विचारों को, अपने विचारकों की जो संख्या वो कैसे बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात है अपने विचारकों की संख्या कैसे बढ़े, उसके लिए ये दो बातें जो मैंने बताई वो बहुत जरूरी है। और जो अगली जो बात मैंने अभी बता रहा हूं मैं, जो शुरू की थी, वो ये है कि जब भी कोई दो काम है, चाहे दो परिस्थितियों में समस्या है या समाधान है, जो समस्या प्रायोरिटी में उसको पहले रखेंगे, प्राथमिकता देंगे, जो समाधान पहले रखेंगे, जो व्यक्ति प्राथमिकता में है, यानी जिसको ज्यादा समझ है उसको पहले रखेंगे। यानी जो समाज को ज्यादा दे सकता है उसको हाथ जोड़ के बोल दो कि भाई आप आ जाइए, मैं आपकी कुर्सी खाली है, मैं यहां से उधर बैठता हूं। कभी भी हमारे जैसे भाइयों को, बहनों को एक जगह भी ये नहीं सोचने की जरूरत पड़े कि मेरी जगह थी कुर्सी पे वो नहीं मिली, मेरी जगह थी स्टेज पे वो नहीं मिली, मेरी जगह थी बोलने की माइक पे वो नहीं मिली। अरे भाई ऐसा सोचो कि आपका काम करने वाला कोई दूसरा आ गया, हाथ जोड़ के बोल दो भाई धन्यवाद आपका, मेरा काम आप कर रहे हो। क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम पूरे मानवता के अस्तित्व का है। और जब मानवता के अस्तित्व की बात आती है तो हमें कई बार तो लगता है कि क्या हम कर पाएंगे ये काम। कर भी नहीं पाएंगे तो कम से कम लड़ तो पाएंगे ना। सबसे पहली बात है लड़ने की, आपके अंदर लड़ने का साहस है, तो लड़ने का साहस है तो दूसरा पड़ाव आता है। लड़ने के साहस पहला विचार है, दूसरा लड़ने का साहस है। और लड़ने के साहस के साथ में एक बड़ी चीज ये है कि भाई आप समस्या को समझ के और उसके लिए खड़े हो चुके हो साहस के साथ।
और जब खड़े हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि समस्या जितनी बड़ी है आप उससे डरे नहीं हो। तो डरे नहीं है तो साहस है, तो डरे नहीं हो तो अब आप मरने से नहीं डर रहे हो तो मरने के लिए भी तैयार हो। और जीने की बात आती है तो अब कानून आ जाते हैं कि हमारी सरकारें या ये जो गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के गुंडों का, ये चाहता है कि अब इनको साफ कर दिया जाए और हम ये चाहते हैं कि हमें जीना है। तो ये जीने की और मरने की सीधी लड़ाई है। कोई ये सोच रहा हो कि मेरे को अपने बच्चे की फीस भरनी है, भाई कल अगर लॉकडाउन लगता है और ये एक्ट आ जाता है तो आपके बच्चों की फीस भरने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो फीस परमात्मा ही भरेगा उनकी, वो आगे ही चले जाएंगे। किसी को लगता है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, पैसा कमाना है, तो पैसा भी नहीं बचने वाला। यानी अगले जो 2 महीने हैं उसमें काम धंधों को थोड़ा कम करके प्राथमिकता में इस काम को ले आओ कि अपने जैसे विचारकों को कैसे बनाया जाए, अपने जैसे विचारक समाज में कैसे निकाले जाएं। अभी जनता सरकार मोर्चा पे काम हो रहा है, भारत जागो अभियान पे काम हो रहा है। जनता सरकार मोर्चा की एक छोटी सी मीटिंग वो भी हुई, जो 2-4 साथी 10 मिनट के लिए जुड़ पाए थे, क्योंकि चलते चलते गाड़ियों में, कोई गाड़ियों में जुड़ रहा है, कोई भाई रेल में जुड़ रहा है, मतलब समय ही नहीं है। तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम अगले 1 से 1.5 महीने में 10 से 20 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी भारी संख्या नहीं दिखा पाए तो अपनी यहां से कटना तय है। फिर अपना अपना नंबर देख लेना, किसका नंबर पहले आएगा और किसका नंबर बाद में आएगा। रणवीर भाई ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल, तो मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं वही कह रहा हूं कि अभी जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई सीधी है एकदम, और मजा भी है। ये लड़ाई लड़ने में मजा भी है। फालतू दो टूक का बात है, फालतू सोचना ही नहीं। अगर मेहनत कर पाए तो बच जाएंगे, नहीं कर पाए तो चले जाएंगे, इतना ही तो है। कोई बच्चों के लिए जी रहा है, कोई माँ बाप के लिए जी रहा है, कोई गाड़ियों के लिए जी रहा है, कोई बड़े बिजनेस के लिए जी रहा है। वो ये सारी चीज तब होंगी जब जान होगी। जान है तो जहान है। तो सभी साथियों को बस इतना ही निवेदन करूंगा मैं कि अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को डेवलप करिए। अपनी योग्यता को डेवलप करने के साथ में आपके सामने जो भीड़ है उसकी योग्यता को सेट करिए, समझिए, और अपनी योग्यता को सामने वाली योग्यता के साथ सामंजस्य बिठाते हुए उनसे विचार रखिए। एक बात। दूसरी बात है, प्रायोरिटी में जान है और जान पे खेल करने के लिए इन्होंने ये कानून लेके आने की बात कर दी है। तो इस कानून के लिए पहले लड़ना पड़ेगा, विजन साथ में होंगे। अब मैं लड़ रहा हूं, मान के चलिए मैं लड़ रहा हूं, आप सब मेरे साथ लड़ रहे हैं और मेरे पास विजन है जैविक खेती का। अगर हम लड़ पाए तो हम विजन क्या देंगे ये तैयार है, लेकिन विजन दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे जान है। जान बचेगी तो विजन रहेगा, जान नहीं बचेगी तो विजन भी नहीं रहेगा। अब किसी भाई के पास रोजगार का विजन है तो पैरेलल में काम करना है, विजन भी सेट रखना है, अपना योजना भी सेट रखनी है, प्लानिंग सारी धरातल पे काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले लड़ना जरूरी है जान बचाने के लिए, तभी तो लड़ पाएंगे। तो यही चीजें थी, बस मैं ज्यादा आज इतना ही कहना चाहता था कि अपनी योग्यता को पहचानते हुए भीड़ की योग्यता के साथ मैच करके अपनी चर्चा करिए, लोगों को जगाइए, और जो कानून आ रहा है इसके बारे में बताइए कि टीका नहीं लगवाओगे तो जान जाएगी, सीधी सीधी बात है। और भाई अंकुर भाई और आपकी टीम ने जो समय दिया और इतने भाई बहनों में बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर भाई बताइए। हाँ हाँ सुनील भाई, हाँ जी हाँ जी, बताएं 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 जी। क्या बोले आप? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, बताइए आप। बस मेरा हो गया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 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 अच्छा, मगर ये थोड़ी सी एक बात मैं आप बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को समस्या ये आ रही है कि जो लोग परेशान हैं वो परेशान समझाने से नहीं है, अपने घर वालों से ज्यादा परेशान है। जो घर की तरफ से उन्हें वो मिल रहा है ना, जितना भी विरोध, वो सबसे ज्यादा उससे उनका ना मनोबल डाउन हो जाता है। और मतलब देखो फिर मैं एक बात बताऊं, अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हो? हाँ अपने जैसे लोगों की बात, जो अभी आपने समझाने वाली बात करी कि कैसे समझाया जाए,
तो समझाने वाली बात बिल्कुल ठीक है कि आपने कहा कि उसके स्तर पे जाके समझाना पड़ेगा, इसमें एक छोटी सी वो बात बात है। ठीक है। मगर समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी एक जो सबके साथ आ रही है वो आ रही है कि वो अपने घर में नहीं समझा पा रहे हैं। और फिर क्या समस्या है, जो कल एक डिस्कशन हुआ था कि फायर ब्रिगेड लेके सबके घर की तो आग बुझाने जा रहे हैं, अपने घर में आग लगी हुई है। इसमें एक तो छोटी सी अपने बात है, घर मैं की। बता देता हूँ। बोलूं मैं? हम्म। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप बताओ। इसके ऊपर मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा पता चले कि आप कोई ऐसी मतलब ऐसी बात बताओ जिससे कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा सॉल्यूशन होगा ना कि लोग बाग अपने घर वालों को भी समझा पाएंगे। और उसके बाद ये है कि अपने घर की आग पहले बुझ जाएगी, क्योंकि अपने घर की आग नहीं बुझी और बाहर की बुझाने निकल गए तो पता चलेगा घर से किसी ने आवाज लगाई और तुरंत सारा डिस्टरबेंस हो गया, ना घर की बुझ पाई ना बाहर की बुझ पाई। इसमें समझ रहे अंकु हो आप भाई मेरी एक बात छोटी को? सी बात समझने की है। जी जी। इस सारे साथी सुन रहे होंगे। जी जी। मैं एक बात, मैंने पढ़ा राम प्रसाद बिस्मिल जी को। जी जी जी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब मैंने पढ़ा तो उनके पिताजी ने बोल दिया कि या तो समाज को यानी क्रांति को छोड़ दे, या फिर उस व्यक्ति की प्राथमिक, फिर वही बात आ गई जो शुरू की थी मैंने, प्राथमिकता की। मान के चलो मैं घर वाले मेरा विरोध करते हैं और मैं घर वालों की सुनना शुरू करता हूं और घर बैठ जाता हूं, नहीं तो नहीं, इसका वो बात मतलब नहीं। ये है कि घर वाले आपको पूरी तरह कब्जा लेंगे, वो आपकी मानेंगे नहीं। क्योंकि घर की बीवी समझ लेना, आज समझ लो या बाद में समझना, सबसे बड़ी समस्या है प्राथमिकता पे आप क्या लेके आते हो। आपको ये लगता है कि भाई मुझे समाज में बदलाव चाहिए, तो फिर आपको अध्यात्म समझना पड़ेगा। अध्यात्म ये है कि धर्म अधर्म की लड़ाई है। जो धर्म अधर्म पे जीत गया तो वो क्या करेगा, वो धर्म की तरफ जाएगा। और वहां पे फिर महाभारत की बात आती है कि भाई लड़ाई हो रही थी, मेरे पिताजी मेरा विरोध कर रहे थे, मेरी माताजी मेरा विरोध कर रही थी, मेरी बहनें मेरा विरोध कर रही थी, लेकिन मुझे तो समझ आ गया ना कि अगला तांडव क्या होने वाला है। अगला तांडव यह है कि ना बहनें बचेंगी, ना मां बचेगी, ना पिताजी बचेंगे, ना बच्चे बचेंगे। तो जब कुछ बचने वाला ही नहीं है 6 महीने बाद, तो थोड़े दिन पहले ही छोड़ दे उनको। स्पष्ट है। क्योंकि कोई इस समय लड़ाई की तैयारी करने का समय नहीं है, सीधा लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है ना भाई। अगर हम ये बात 5 साल पहले करते कि हमारे पास 5 साल है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2021 में 2030 में आएगा, हमारे पास 5 साल होते तो हमको कुछ ना कुछ रास्ता निकालते कि घर वाले मान जाए। लेकिन इस समय कुछ रास्ता है ही नहीं। अब जैसे साहिल भाई कह रहे थे कि मैंने तो घर वालों को बोल दिया कि जो मैं कहूं तैयार है ना, उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, कुछ बचा ही नहीं है। अगर घर वाले आपका विरोध कर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि अगर सुनील लड़ रहा है, सुनील पहले मर गया तो 2 महीने बाद पूरा परिवार मरने वाला है। ये जो पहली टीम है ना, अगर ये 2 महीने पहले मर जाती है, लड़के मर जाती है, वो कैसे भी हो जाती है, तो अगले 2 महीने 6 महीने साल भर बाद सब चौपट होने वाला, सबको पता है। तो हम रास्ते निकालते तब जब हमारे पास समय होता। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम घर वालों को समझाने जाएं और वो रास्ते निकले और घर वाले हमें सपोर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये समाज सेवी तो मुझे शब्द अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जो देश के लिए या सही और गलत के लिए लड़ते हैं उनका घर कभी साथ में नहीं आता। वो तो भगत सिंह थे जिनके पूरे परिवार में 3 पीढ़ियां साथ में थी। एक एक सुनील भाई, इस पे मेरा प्रश्न था, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा प्रश्न पूछूंगा आपसे, थोड़ा उसमें विरोध भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे हाँ लोगों का प्रश्न होता है वो पूछ नहीं पाते हैं डर के मारे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक बातें बताई गई और हाँ पिछले 2 साल से इस तरीके की भविष्यवाणियां हो रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मगर परस्पर ग्राउंड में ऐसा हो नहीं पाया कहीं पे भी। और उस कारण से जो लोग थे वो सही तरीके से कार्य भी नहीं कर पाए और डर के मारे वही सोचते रहे कि भाई अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और इधर उधर वो ये विचार ही करते रहे कि आखिरकार करना क्या है। तो मैं अंकुर ये भाई, आपसे आप पूछना एक चाह रहा हूँ, उदाहरण, क्या आप भी ऐसा ही कुछ, ये भ्रांति है मतलब वाकई में अब की बार 2-3 महीने में कुछ हो ही जाएगा, या ये आगे फिर कुछ नई बात होकर टल जाएगी? ऐसा है, आप एक उदाहरण दीजिए
कि ऐसी भविष्यवाणी हुई और वैसा नहीं हुआ? एक उदाहरण दीजिए तो मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। जैसे कि भविष्यवाणी में ऐसा बताता था कि ये जैसे पैसा खत्म हो जाना बताया गया था कि बहुत जल्दी पैसा खत्म हो जाएगा, या बहुत सारी शक्ति हो जाएगी, लोगों को सबको पकड़ पकड़ के लगा दिया जाएगा। और ऐसा कुछ जो हुआ नहीं, बहुत हद तक बहुत सारे आंदोलन हुए और उसके कारण से हुआ या जैसे भी हुआ, मैं कारणों पे नहीं जाता हूँ कि किस कारण से वो वापस हो गया, मगर ये सब दोबारा से लीनियंट हो गया और दोबारा से नॉर्मल समाज हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया अब इस समय। तो इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने बताई कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और वो हो नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं वो झूठे साबित हुए। ऐसा आपके अच्छा साथ भी हुआ होगा, आपने कुछ बातों की बताई होगी और वो बातें जो है वो झूठी साबित निकल गई, जिसमें टीके से मैं बात मरने कर की रहा बात हूँ। हुई थी कि ऐसे लोग बहुत सारे बिक जाएंगे रोड रोड पे और मरने शुरू हो जाएंगे, मगर मरने शुरू हुए नहीं उस तादाद में जिस तादाद में बताई गई थी। अच्छा, मैं बोलूं अभी? जी जी, बताइए बताइए। देखिए, दोनों बातें आपने बोली हैं कि जैसा आपने कहा था वैसा नहीं हुआ, जबरदस्ती वाला। जी एक जी तो है जी। कि एक तो ये था कि जबरदस्ती होगी और ऐसा नहीं हुआ। हाँ भाई जी। देखो, इसको थोड़ा सा इतिहास में चले जाएं थोड़ा सा हम। राजीव दीक्षित जी ये कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पे कब्जा करते करते और उनको पीट दिया गया 1857 में, तो उन्होंने एक नई योजना बनाई कि भाई अब है ना, हम नहीं कुछ करेंगे, अब तो कानून करेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, अब कानून करेगा। यानी अब अंग्रेज नहीं करेंगे, वो कानून बना देंगे और कहेंगे कि भाई ये तो कानून है, हम तो कानून के बेस पे कर रहे हैं। अब बात ये आई कि किसान आंदोलन ने और लोगों के विरोध ने लोगों को ये बता दिया, समाज को, कि भाई बीमारी कोई खतरनाक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और कानून भी हमारे साथ में था, साहिल भाई लड़ रहे थे भाई, उधर भाई वो नीलेश, उन्होंने कानून हमारे पास कागज जो थे वो कागजों। अब उसी को 1857 वाली बात आ गई कि भाई है ना, कानून चाहिए ना, लिखित में चाहिए, लो लिखित में ले लो, और 2 महीने बाद लिखित में दे देंगे ये मानसून सत्र में। शाहिल भाई गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक कह रहे हो, ये कानून उन्होंने तैयारी कर रखी है, ये 7 साल से। तो कहने 24 का घंटे मतलब साथ ये में है, घूमता हूँ। जैसा जैसा समाज चाहता है ना कि कानून के दम पे चाहिए, लो कानून ले लो, अरे हाथ में ही तो है उनके सब कुछ। एक बात तो ये दूसरी बात ये, जो जबरदस्ती ठोकने की जो बात है, उसके लिए भी कानून आ रहा है। कानून आते ही इसमें प्रावधान है, साहिल भाई बताई देंगे, कि आपको बिना किसी प्रायर परमिशन के, बिना किसी प्रायर कंसेंट के आपके घर में रात को 12 बजे भी घुस जाएंगे और आप रोक नहीं पाओगे। तो आपके पास जब कोई अधिकार ही ये नहीं वाली बचेगा। बात है सुनील भाई, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कानून तो जी शायद सबने ही उसका वीडियो देख लिया होगा, और सभी को जितने यहाँ पे लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इन वीडियोस को देखने में और हाँ जानकारी हाँ इकट्ठी करने में, क्योंकि एफएम रेडियो को ये सुनते रहते हैं हर जगह जाके, और बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी नॉलेज गेन कर लेते हैं यहाँ के लोग एकदम। हमारे। मगर समस्या हाँ सिर्फ ये है कि प्रैक्टिकली कितना ग्राउंड लेवल पे ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा और किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, किस हद तक हो पाएगा, ये एक चर्चा का विषय है। कि क्योंकि पहले भी इस तरीके की बातें हुई और उससे लोग बाग डर के क्या हुआ ना, कि निराश होके वो और कार्य करना उन्होंने अपना बंद कर दिया। तो जो हुआ मतलब कि जो करते भी वो कुछ ना कुछ, हो सकता है वो कुछ और अच्छा कर लेते, तो वो भी नहीं कर पाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या ये ग्राउंड पे इतनी मतलब इतनी एक्यूरेसी से इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, या खाली ये कागजों में होके रह जाएगा। जैसे अंकुर भाई, दो बातें होती है हमेशा। जो ये गिरोह है जो कानून की बात करता है या टीकाकरण की बात करता है, महामारी की बात करता है, ये गिरोह भी समाज में ट्रायल करता है कि हमने ये काम किया तो समाज क्या बोलेगा। हमने ये ट्रायल करने की सोची, ये टेस्टिंग के लिए समाज में बात डाली, ये टीका डाला या फिर ये योजना डाली, उसका रिप्लाई क्या आता है, ये भी तो बात है ना। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमने अपना एक विचार डाला और लोग क्या करते हैं ये देखने की बात है। उसी तरीके से जो योजनाएं आती हैं सरकारों की, वो भी चेक करते हैं कि जब ये लागू हो जाएगी योजना, उसकी प्रतिक्रिया समाज से क्या आएगी। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
टोटल सर्विलेंस के लिए हरियाणा में हिसार जिले में एक गांव है बास, उस पूरे गांव को डिस्ट्रिक्ट के तरीके से तैयार कर दिया गया कि वहां पे ना कोई भैंस रख पाएगा, वहां पे टोटल सीसीटीवी लग जाएंगे, वहां पे मतलब हर तरीके से वो काम कर दिया जो शहर में होता है। तो उन्होंने वो ट्रायल के लिए किया था। अब वहां पे 1 महीने के बड़े विरोध के बाद डीसी ने उसको कैंसिल करने के लिए डाल दिया कि ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो टेस्टिंग थी, अब टेस्टिंग थी तो सरकार लोगों ने विरोध कर दिया तो फेल हो गया। अब वो किसी और तरीके से लेके आएंगे। तो जैसे हम चाहते हैं वैसे ही समाज, ये जो सरकारें हैं या जो ये तानाशाही है, ये जो राक्षस राज है, ये भी ट्रायल करता है, क्योंकि इनकी जो सत्ता है ना वो रेत के ढेर की है। समाज खड़ा हो जाता तो वो धराशायी है, समाज नहीं खड़ा हो जाता तो वो भेड़ियों की तरह झपटते हैं। तो हम जितने भी हमारे साथी हैं ना जो इस सारे खेल को समझ चुके हैं, उनको एक बात संयम से समझनी पड़ेगी कि भाई जो हमें दिख रहा है वो वापस भी हो सकता है अगर हमने विरोध ज्यादा कर दिया तो, और वो बहुत स्पीड भी हो सकती है उसकी अगर हमने विरोध। जो साथी है निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। भाई एक बात है, ये जो लाइन है ना, जिस काम को हमने पकड़ा है, ये अंदर से आवाज आई है तब पकड़ा है। परमात्मा की कोई कृपा होती है, अंदर से कोई आवाज आती है कि भाई ये काम गलत हो रहा है, इसके लिए आप लड़िए, तो पकड़ा है। ना तो सुनील को किसी ने जबरदस्ती इस काम में भेजा, ना रणबीर को भेजा, ना साहिल भाई को भेजा, ना मोहित भाई को भेजा, ना अंकुर को, ना किसी भी बहन भाई को इस काम में जबरदस्ती किसी ने नहीं भेजा। ये आई है अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज है कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए लड़िए। तो जब आप सही और गलत की पहचान कर लेते हैं तो उसमें नकारात्मकता और मतलब कि परेशान हो, घर में तनाव में बैठ जाना, ऐसा नहीं करना। समस्या जितनी बड़ी है उसको समझो और परेशान मत होना। एक बहन है रेनू, वो इल्यूमिनाती पे पूरा एजेंडा उखाड़ के रख देती है, बहुत बड़ा खेल समझा देती है, लेकिन वो परेशान रहती है। और मैं हमेशा उसको बोलता हूं कि बहन जी, ये दुनिया अपने तरीके से नहीं चलती, हम अपना प्रयास करेंगे, भयानक प्रयास करेंगे और जितना हो पाएगा उतना करेंगे। लेकिन ये जो इल्यूमिनाती वाले टीका लगा के कब मारेंगे पता नहीं, उससे पहले अगर मैं तनाव से मर गया तो क्या मतलब। ये तो बड़ी बात है ना, अगर तनाव से मर गया तो वो तो मारेंगे कि नहीं मारेंगे पता नहीं। तो हमारी ये कंडीशन है सुनील कि भाई, जितनी मेरा प्रश्न ये था एक्चुअली में, मैं बताऊं, आपने बिल्कुल बात सही कही, सब बातें ये जो ठीक है। प्रश्न ये है कि जैसे देखो पिछली बार जो ये टीकाकरण का अभियान चला था, इसके अंदर पर्चीबाजी चली थी, बहुत बड़ी मात्रा में पर्चीबाजी आज भी है और इसको कोई हाँ झुठला नहीं सकता, है नहीं। तो क्या क्या मतलब आप ये आज जो इम्प्लीमेंटेशन अब ये होगा, तो ये क्योंकि देश भारत है, तो क्या जो वो लोग हैं अब जो जागरूक हैं और जो इस तरीके से इसमें कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ये पर्चीबाजी वाला एक फंडा अपना लेना चाहिए अभी बचने के लिए, क्योंकि जैसे आप बता रहे हो 2-3 महीने में इस तरीके की कोई घटनाक्रम होगी, तो क्या पर्चीबाजी अपना लेनी चाहिए या चलते रहना चाहिए ऐसे ही? इस पे थोड़ा सा मैं नहीं, आपसे जान। देखो पहली बात ये है, अगर आप विरोध कर पाए तो पर्चीबाजी कर लो, नई बार पर्चीबाजी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, हम जीत जाएंगे। अगर हम विरोध, तगड़ा विरोध कर पाए तो। और अगर हम विरोध नहीं कर पाए तो आप हाँ चाहे तो पर्ची बना लो या नहीं बना लो, तो टिकट हुक नहीं है। तो इसीलिए अभी जो जरूरत है ना, वो जरूरत केवल और केवल सीधी लड़ाई की है, डायरेक्ट विरोध की। सोशल मीडिया पे करिए, फिजिकल करिए, सभाओं में करिए, मंच पे करिए, पंचायतों में करिए, कहीं भी करिए, सीधे विरोध की जरूरत है बिना डरे। क्योंकि डरेंगे किससे, मरना तो वैसे भी मरना, वैसे भी तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, गिरना है दोनों तरफ है, तो अब फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक बात जरूर है, जो पहली बार जो पहली दो टीके लगे हैं उसमें जिन्होंने पर्ची बनवा ली वो सही है, क्योंकि वो अभी तक बचे हुए हैं, और अब विरोध हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, आगे के लिए फिर पर्ची वर्ची काम नहीं करेगी, अब तो सीधा अटैक मोड है, अटैकिंग मोड।
देखो समस्या क्या है कि अभी क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं अब, जो कि हमारे जागरूक भी हैं, वो भी इस राह को अपनाने लगे हैं, क्योंकि पहले जो अपनाई गई और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। अब उन लोगों को पहले ये दिखा दिया गया, चाहे वो किसी के द्वारा भी दिखाया गया, कि इस पर्चीबाजी के काम करने के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। जबकि हम बोल रहे थे कि इससे बहुत परेशानी आएगी तुम्हें, और तुम्हारे साथ कोई गलत दुर्घटना भी हो सकती है, किसी और दिक्कत में भी तुम फंस सकते हो। मगर वो नहीं फंसे, तो आज वो क्या वो पहले इस चीज को नहीं अपनाएंगे, इस परस्पर की वो विरोध करें? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पर्ची बनवा लो, उससे फर्क क्या पड़ेगा, नहीं बनवा लो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो देखने की बात है। लेकिन बात ये है कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्ची बनवा ली और वो अपना आराम से बैठे हैं, तो मरना तो उनको पक्का है, बेशक पर्ची बनवा ली हो। बात पर अभी जो है ना वर्तमान में, वो पर्ची की और नहीं पर्ची की नहीं उन्हीं बनी है लोगों के भाई। लिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि उन लोगों को किस तरीके समझाया जाए, उन्हें सारी बात के बारे में पता है, वो सब कुछ जागरूक है, वो हम में से ही हैं जिन्हें हम काउंट कर रहे थे, और आज वो हमारी काउंटिंग जो है धीरे धीरे कम कराते जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से इस कार्य को करके बैठे हुए हैं, और इस तरीके से वो अपना आराम से निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं कि हमने तो भाई अपना काम कर लिया है। अच्छा, जी पता जी है, जी। एक बात मैं बोलूं। हरियाणा में ना एक कहावत है, हरियाणा में कहावत है कि सोते को जगा दे बोल और जगते को जगा दे कौन। अगर कोई सो रहा है तो उसको चिल्ला के, उसको हिला के, उसको आवाज दे के जगाया जा सकता है भाई। लेकिन जो जगह पड़ा है और वो मतलब जगह पड़ा है और उठ नहीं रहा है, तो उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं जगा सकती है। अब जिसको आपने पूरा एजेंडा समझा दिया, जिसको आपने पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारा खेल समझा दिया, और वो अब पर्ची पर्ची बना के घर बैठे हैं, तो उनको बोलो कि राम राम भाई, आप अपनी तैयारी करना, चार लोगों के कंधे पे जाने की, हम अपनी करते हैं। जगते को जगा दे बोल रहे, सुते को जगा दे बोल रहे, जगते को जगा दे कौन। तो जगे हुए को कभी नहीं जगाया जा सकता, सोते हुए को जगाया जा सकता है। जी 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 जी। और एक चीज और, मैं सभी को एक कड़वी बात कहना चाहता हूं। जो लोग कहने से नहीं मान रहे ना, उनको तो बोलो कि भाई हमारे नाम के भी 2 टिकट ठुकवा लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ठुकवाओ जाके। यार हद होती है कि एक आदमी प्रैक्टिकल बता रहा है, पूरे समाज की दृश्य, पूरा समाज का सब कुछ दिखा रहा है, और वो नहीं मान रहा है, तो मरो भाई, उसका क्या हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज और है, अगर हम सोचेंगे कि मैंने एक पे एक जन है उसको समझाना, और वो पूरा का पूरा उसको समझा के मानेंगे, आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। 100% रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। 100 लोगों को समझाओगे, 2 आपके लायक निकले, 4 आपके लायक निकले, 5 निकले, आप अपना लेके उड़ो और अगले रास्ते पे पकड़ो। इस इस पे इस इस पे सुनील भाई, मैं थोड़ी सी ना साहिल भाई से पता करना चाहूंगा, क्योंकि देखो, जरूर जरूर भाई, हाँ, जरूर। मैं है ना, साहिल भाई पिछले 2 साल से यहाँ भारत जागो अभियान पे लोगों को समझा रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्र में जुडिशरी से तो वो रिलेटेड है ही हैं, उसकी तो वो निशुल्क जो भी है अपनी सेवा देते ही देते हैं, साथ में उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया है, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इस तरीके की बताई हैं जो कि लोगों को नहीं पता थी, जो कि एक इंफॉर्मेटिव चीजें होती थी, जो उन्होंने कहीं कहीं बीच बीच में कहीं ना कहीं किसी सेशंस में बताई थी। तो उसके बावजूद भी लोग बा क्या है कि अभी भी जगने के बाद बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने कार्य किया, कॉलिंग भी करवाई यहाँ पे। ये कॉलिंग की जो एक प्रक्रिया है ना, वो शुरू साहिल भाई ने कराई थी यहाँ पे ग्रुप में। उसके बावजूद भी आज जो है फिर दोबारा सो गए हैं, और इतना उत्साह भर दिया था, इतनी ताकत भर दी थी साहिल भाई ने, उसके बाद भी आज भी कॉलिंग करने को कहते हैं तो कॉलिंग करने में लोगों को डर लगने लगा। तो ये सब चीजें जो होने लगी ना, इस कारण से मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनको क्या हो जाता है थोड़े समय बाद जाके, कि वो दोबारा से अपने उसी सिस्टम के अंदर पहुंच जाते हैं।